बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम का आखिरी पत्ता जो है वो इस्तीफ़ों का है। इस्तीफ़ों के मामले पर पिछले कुछ दिनों से होने वाले पीडीएम के इजलासों में काफ़ी बहस हो चुकी है और अभी तक का तासुर यह है कि 31 दिसंबर को तमाम जमातों के जो अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़े अपनी क़यादत को जमा करवा देंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बयानात में भी कुछ तब्दीली देखने में आ रही है। कभी सुनने में यह आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली को नहीं छोड़ेगी और सिंध असम्बली को आखिर में छोड़ा जाएगा सूरत हाल को देखते हुए। दूसरी जानिब अगर JUIF को देखा जाए तो अभी तक किसी का इस्तीफ़ा सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यह कह दिया अपने अरकान असम्बली से कि जब तक पार्लिमानी कमेटी ये फैसला ना करे कि इस्तीफे जमा करवाएं तब तक आप इस्तीफे ना दें। तो कुछ इस्तीफे जो अब तक सामने आए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। तो आने वाले दिनों में इस्तीफों के मामले पर क्या डेडलॉक है, और अगर डेडलॉक नहीं है तो जो एक नुक्ता है तो उसमें फॉर्मली अभी तक कहा क्यों नहीं गया। मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर में निकाले जाने वाली रैली में खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान अब हमसे NRO मांग रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू, इस्तीफों के मामलात, इसी सारे इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेंबर सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। शेख साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। एक जानिब पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे दिए जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा भी एक बार इस्तदा कर चुकी हैं अरकान असम्बली से कि आप इस्तीफे जमा करवा दें, लेकिन आज की रैली में उनका यह कहना था कि हमने अभी फॉर्मली इस्तीफों का नहीं कहा। तो फॉर्मली इस्तीफों का कैसे कहा जाता है? जी यासिर रशीद, ये हकीकत है कि देखिए ना कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसी मेंबर को इस्तीफ़ों के लिए नहीं कहा। हमें तो आपके मीडिया से और आपके ये अखबारों से यही अंदाज़ा हो रहा है, मीडिया से या टीवी से, कि इस्तीफ़ों की बात हो रही है। आज खुद कहा मरियम नवाज साहिबा ने कि हमने फॉर्मली इस्तीफ़ों का नहीं कहा, और ये हकीकत है। देखिए, ये हमारी पार्टी की ट्रेडिशन रही है हमेशा। मैं कोई 8 साल से इस पार्टी के अंदर इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो वो हकीकत ये है कि हमारी मीटिंग होती है, थ्रेड बेयर डिस्कस होता है, एक दूसरे से गुफ्तगू होती है, एक दूसरे की बात पे आर्गूमेंट होते हैं और इख्तलाफ राय भी होता है। और हमारी क़यादत ने कभी इख्तलाफ राय को महसूस नहीं किया। मैं खुल के कई बार मैंने पार्टी मीटिंग में इख्तलाफ राय किया है। तो ये बात अभी तो हमारी अपनी पार्टी में, पार्लियामेंट्री पार्टी में डिस्कस होना है। सरसरी बात हुई होगी, लेकिन अभी तक फॉर्मली किसी को इस्तीफे के लिए नहीं कहा गया। और इस्तीफे के लिए देखिए ना, मैं चनियोट से इलेक्ट हुआ हूं, तो क्या आप समझते हैं कि मैं अपने चनियोट के उन जो वोटर्स हैं उनको रेफर किए बगैर मैं इस्तीफा दे दूंगा? नहीं। जब पार्टी कहेगी, मेरे वोटर्स और जिनसे मैंने मैंडेट लिया है, मैं उनसे मशवरा करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी की आदत जो कहती है वो बात आमतौर पर प्रिवेल करती है। और अगर हम आपस में डिस्कस कर लेंगे तो ये बेहतर तरीका है। और ये आज अच्छा हुआ, क्लैरिफाई हो गया। मैंने कल भी 1-2 अपने टॉक शो में ये कहा था कि अभी इस्तीफों की कोई बात नहीं हुई, हमारे नॉलेज में ही नहीं है, हमें पता नहीं है फॉर्मली। हमें कोई किसी ने कहा अगर मीटिंग बुलाए बगैर ऐलान कर दिया जाता है, चूंकि आपने कहा कि अभी बात नहीं हुई, और जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक अपनी अपनी जमात के जो लोग हैं, लीडर जो हैं, उनके पास इस्तीफे जमा करा दें। अभी तक आपको आपकी जमात ने नहीं कहा। अगर आपकी जमात आपको कहती है, बल्कि आपको हदायत आती है मीटिंग के बगैर, मीटिंग किए बगैर कि तमाम लोग अपने इस्तीफे दे दें, तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं। हमारी पार्टी का एक ट्रेडिशन होती है, हर पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और जमहूरी पार्टियों में एक दूसरे का गुफ्तगू, उनके आर्गूमेंट्स होते हैं। वहाँ पे हमारे आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शेख साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर 1%, मैं 1% कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, लेकिन 1% अगर मरियम साहिबा कल ऐलान कर देती हैं या 13 को ऐलान कर देते हैं कि आप अपने आप लोग इस्तीफे जमा करा दें, और कोई पार्टी का मीटिंग नहीं होती, पार्लियामेंट्री इजलास नहीं होता, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी आपकी?
मैं ये मानता ही नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कैटेगोरिकली कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम पार्टी के अंदर बैठे हैं, हमें पता है अपनी पार्टी की ट्रेडिशंस का, और हमारे यहाँ थ्रेड पे डिस्कस होता है। आप इसका इंप्रेशन लोगों को दे रहे हैं कि शायद हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। हम तो आपस में गुफ्तशनीद करके एक दूसरे की बात जमहूरियत पे भी एक सवाल बनता है, इस जमहूरियत पे भी कुछ रहनुमाओं के तर्ज अमल पे एक सवाल बनता है। शेख साहब, मैं वापस आता हूँ, अंसारी साहब का जरा कमेंट ले लूं। अंसारी साहब, पहले बात करते हैं गुजरांवाला के जलसे की। आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था गुजरांवाला का जलसा नाकाम होगा, किस हद तक नाकाम हुआ इसका अंदाजा आपको भी है। आपसे मुतालिबा यह किया गया कि आप इस्तीफा दे दें, आप इख्तलाफ रखते हैं क़यादत के नजरियात से, आपने तब भी नहीं दिया। अब मजमूई तौर पर अगर क़यादत यह फैसला करती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अराकीन असम्बली अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं, तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक ना तो मेरे साथ किसी ने रब्ता किया है और ना ही किसी ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा है। और मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी पार्टी को ये ज़ेब भी नहीं देता है कि वो इस तरह की आमिराना फ़ैसले जो हैं वो अपने MPAs और MNAs पर मुसल्लत करें। एक तरफ हम जमहूरियत का राग लाते हैं, जमहूरियत के लिए बुलंदोबाग दावे करते हैं, दूसरी तरफ फिर हम अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्टी के जो MPAs MNAs होते हैं उनके ऊपर अपने आमराना फ़ैसले मुसल्लत करते हैं। तो ये दोहरा मेयार जो है ये कम से कम मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है कि एक तो मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, मुझसे मांगा नहीं गया। दूसरा ये है कि हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम शख्सियात से बालातर होकर मुल्क और कौम के लिए काम करने वाले लोग हैं। अगर मुल्क और कौम के लिए हमसे कोई हमारी जान भी मांगेगा तो इंशाल्लाह हम अपनी जान भी मुल्क पाकिस्तान के नाम करने को तैयार हैं। अंसारी साहब ये बता दें, अंसारी साहब ये बता दें कि क्या अगर वो आपसे अपने का इस्तीफ़ा नहीं मांगा, अगर हम इस्तीफ़ा मांगते हैं तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? और अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे तो फिर आप ये बता दें पंजाब में कितने लोगों के साथ आपके रूट्स ऐसे हैं कि जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे? राना साहब, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक तो हम जमहूरियत का राग लाते हैं, दूसरा मैं ये कहता हूँ कि इंसान के अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, वो अपने ज़मीर की जो आवाज़ है वो उस पर लब्बैक कहे और जो हक़ाइक़ हैं उनको जो है वो बयान करने से बिल्कुल जो है रिलक्टेंट ना हो। जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, पूरी कौम देख रही है कि पिछले कुछ महीनों से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मुझे नहीं पता वो किसके इशारों पे ऐसा कर रहे हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अफवाज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है, पाकिस्तान की कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी सालमियत पे क्वेश्चन मार्क आता है, वतन अज़ीज़ के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं, ऐसा बयानिया दागा जा रहा है जैसे हम पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि इंडिया को खुश करने की कोशिश में लगे हैं। तो जब मकासद जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं कि मैं पहले कह चुका हूँ, ना तो हमसे सिलसिले में कोई रब्ता किया गया है, ना हमें एतमाद में लिया गया है। तो जब वतन अज़ीज़ को तरक्की और खुशहाली के रस्ते से रोककर हम वतन अज़ीज़ के अंदर इंतशार पैदा करेंगे, हम मुल्क की सालमियत के इदारों की जो साख है उनको मुतासर करने की कोशिश करेंगे और ना जाने हम किसके कहने पर इंडिया को खुश करने की कोशिश में लगे हैं। वतन पाकिस्तान बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा। अंसारी साहब वापस आता हूँ। शेख साहब, एक तो जो मुद्दा उठाया अंसारी साहब ने, एक उसका जवाब, दूसरा ये कि आपने वो पहले बात की कि पार्टीज के अंदर भी जमहूरी तर्ज अमल होता है। अगर मुशावरत ही नहीं हुई पार्टी के अंदर, अगर आपने अपने वोटर से अभी मुशावरत नहीं की, तो वो रहनुमा जिन्होंने अज खुद इस्तीफे लिख के पार्टी क़यादत को भिजवा दिए हैं, उनके तर्ज अमल पे क्या कहेंगे? क्या उन्होंने जमहूरी तर्ज अमल से मुतसादिम रवैया नहीं अपनाया? फिर जी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जो लोग ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। आज खुद उन्होंने उनको बल्कि मना किया है, सख्ती से मना किया है कि आप सोशल मीडिया पे और ये इस्तीफ़ों का जिक्र भी नहीं करें और ये बात नहीं करें। देखिए ना, बात मुल्क के मफादात की है। हम सब ने, हम तमाम जो MNA जो MPAs बनते हैं तो वो सब मुहिब्बे वतन लोग होते हैं, चाहे किसी पार्टी से भी हों। इख्तलाफ राय अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा मुल्क का मफाद और हमारे अपनी पार्टी का मफाद और हमारे लोगों का मफाद, इलाके के लोगों का मफाद, वो सबसे मुकद्दम होता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो हर सूरत में मलूज़ खातर रहना चाहिए। और ये इससे पहले भी तरीक़ाकार रहा है। हमारी पार्टी में बड़ी डिस्कशंस होती हैं, ये और हर डिस्कशन के बाद पूरा एक राय बनती है, कंसेंसस बनता है।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम तो अभी सोच विचार में है कि इस्तीफे कब दिए जाएंगे, किस तरीके से दिए जाएंगे। अब ये फैसला पीडीएम पे मुनहसर है, लेकिन अगर फर्ज कर लिया जाए कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस्तीफे दे देती हैं तो फिर आईनी सूरत हाल क्या होगी, उसमें क्या इकदामात हो सकते हैं। उस पूरे सिनेरियो पे बात करने के लिए माहिर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली जफर साहब, फर्ज कर लें कि अगर इस्तीफे पेश कर दिए जाते हैं तो इस्तीफा पेश करने का बुनियादी उसूल क्या है? हैंड रिटन तो है, लेकिन क्या वो स्पीकर के पास खुद जाके जमा करवाना होता है? उसकी वेरिफिकेशन किस तरीके से होती? आईन इसके बारे में बड़ा वाज़ेह तरीकेकार देता है। अगर एक मेंबर या बहुत सारे मेंबर नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के इस्तीफा दें तो वो इस्तीफा स्पीकर को देना होता है, और स्पीकर उसके बाद देख ये इस्तीफा जो है ये उन्हीं मेंबर्स का है, उसकी तस्दीक करके और ये देख के कि वो आज़ादाना तरीके से दिया गया है, वो उसको कबूल कर सकते हैं। और जब वो कबूल कर लेंगे उस खाली होंगी, और आइन उसके बाद कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं उन सीटों पे जहां। अली जफर साहब, एक सवाल है, ये मुझे बता दीजिएगा, अगर ये तमाम अपोजिशन के जो रहनुमा हैं और इनके जो MP MNAs हैं ये इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर असम्बली की तमाम दे देते हैं तो फिर कौमी असम्बली की पोजीशन क्या रहती है? और उसके बाद सेनेट इलेक्शन से चंद दिन पहले अगर देते हैं तो सेनेट इलेक्शन क्या मुलतवी करने पड़ेंगे, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, उसके बाद सेनेट इलेक्शन होंगे? ये ज़रा वाज़ेह कर देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे आप सोचते हैं कि 1 जनवरी को इस्तीफे दे दिए जाते हैं स्पीकर साहब को अपोजिशन की तरफ से, और उसके 15 दिन बाद स्पीकर साहब जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं नेशनल असेंबली के भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के भी जो रेजिग्नेशन हैं, तो आइन कहता है कि उसके 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे उन सारी सीटों पे जहां जहां रेजिग्नेशन हुई। लेकिन पार्लियामेंट जो है, जो पार्लियामेंट है और जो प्रोविंशियल असेंबली है जहां रेजिग्नेशन हुई है, वो अपना कारोबार, अपना बिजनेस वो जारी रखेंगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, और वो इनफैक्ट कानून साजी भी कर सकती हैं जब तक के 1/4 उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है 1/4 से कम ना रह जाए। अगर वो 1/4 से कम रह जाएंगे फिर वो कानून साजी नहीं कर सकते। तो बैरिस्टर साहब, अगर हुकूमत बनी है तो हुकूमत तो मेजॉरिटी से बनी, ऑपोजिशन इसका मतलब मेजॉरिटी में नहीं है, ऑपोजिशन सारी भी मिल जाए तो उसकी उतनी मेजॉरिटी तो है नहीं जितनी हुकूमत की है, बशर्त ये कि आपसे इत्तेहादी ना मिले। तो अगर तमाम जमातें अपोजिशन की जो है वो इस्तीफे दे देती हैं तो वो किस नजरियात पे इस्तीफे देंगी जब उन्हें यह मालूम होगा कि हमारे इस्तीफों से असेंबली डिसॉल्व नहीं होने वाली? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि वो सारी की सारी जमातें जो है वो अगर इस्तीफा दे भी देती हैं तो पार्लियामेंट भी चलता रहेगा, प्रोविंशियल असेंबलीज भी चलती रहेंगी, आगे जाके जो इंतखाबात आने हैं सेनेट के वो भी हो जाएंगे, क्योंकि आइन ये कहता है कि जो लोग रह जाते हैं पार्लियामेंट में रेजिग्नेशन जिन्होंने नहीं दी, वो सेनेट की 100% सीटें जो हैं उन पे वो इलेक्ट कर लेंगे सेनेटर्स को। तो ये तो एक मेरी नज़र में अगर ऑपोजिशन ऐसी कोई बात करती है तो एक तरह से हुकूमत को ये एक तोहफा है, और मुझे इसमें यकीन है कि बहुत सारे लोग जो नहीं करेंगे रेजिग्नेशन वो फिर एक अपनी एक ब्लॉक बना लेंगे जो कि मजीद हुकूमत का हाथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है ऑपोजिशन को। ये महल एक पॉलिटिकल अभी मूव है, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो रेजिग्नेशन है सिर्फ पार्टी लीडर्स को दी जाए और स्पीकर को नहीं दी। अच्छा, अली जफर साहब ये ज़रा बताइएगा, ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि मान लिया जो आप बता रहे हैं यही दुरुस्त है, कानून भी यही कहता है, अगर स्पीकर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करता और इसी दौरान में इलेक्शन भी आ जाता है सेनेट का और ये लोग वोट डालने नहीं भी आते तो उसमें आइन क्या कहते हैं? जी देखिए, अगर जब तक स्पीकर नहीं करते तब तक सीट खाली नहीं होती। तो अगर एग्जाम्पल दिया आपने, जो मिसाल दी कि वो
सेनेट के इलेक्शन के करीब वो रेजिग्नेशन करते हैं और स्पीकर साहब अभी तक नहीं उनके एक्सेप्ट करते जो रेजिग्नेशन है, तो फिर और वो वोट करने नहीं आते, तो फिर भी जो रह गए हैं लोग जो वोट करने आते हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो अली जफर साहब, हम मफरूजात पे ही बात कर लेते हैं। एक मफरूजा अगर फर्ज कर लिया जाए, सिंध हुकूमत को मना लेती है सारी अपोजिशन और सिंध हुकूमत अपनी सूबाई असेंबली डिसॉल्व कर देती है, फिर क्या आईनी बहरान पैदा हो सकता है? क्या फिर भी सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं? चले ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि अब 3 प्रोविंशियल असेंबलीज जो है KPK की, पंजाब की और बलूचिस्तान की, वहां लोगों ने रिजाइन कर दिया ऑपोजिशन ने, लेकिन वो असेंबलियां अभी कायम है और जो सिंध की असेंबली है वो सिर्फ कायम नहीं रही। तो मेरी नजर में होगा ये, और इसका एक पहले केस भी है हमारी अदालतों में जिसने ये फैसला किया है। होगा ये कि जो KPK की, पंजाब की और जो बलूचिस्तान की असेंबलियां हैं वो अपने अपने सेनेटर्स जो हैं वो इलेक्ट कर लेंगे। जहां तक सिंध असेंबली का ताल्लुक है, वहां इंतखाब होंगे, बाय इलेक्शंस होंगे 90 दिन में, और जब वो नए लोग आ जाएंगे तो वो अपना दोबारा इलेक्शन उस वक्त सेनेट का सिंध की असेंबली का होगा। सेनेट का इलेक्शन तब कंप्लीट समझा जाएगा जब ये सिंध का इलेक्शन हो जाएगा। यानी इस वक्त जो अपोजिशन का मुतालिबा है वो समझ से बालातर है कि अगर इस्तीफे दिए जाएं तो इस्तीफे देने से अपोजिशन को कोई फायदा नहीं होने वाला, कानून ये कहता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्तीफों का मरहला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अरकान असम्बली अज खुद इस्तीफ़ा देने पर तैयार हैं, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि CEC में इसे ज़ेर बहस लाया जाएगा और फिर हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि इस्तीफ़े देने हैं तो कब देने हैं और किसके पास जमा करवाने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा स्टैंडिंग पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले बात होगी आपकी तर्ज़े सियासत पे और तर्ज़े खिताबत पे, फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आते हैं कि मौजूदा स्टैंडिंग क्या है। आपकी पंजाब असम्बली की एक तकरीर है कि चौधरी के ज़हन से कामा नहीं निकल रहा और इस हवाले से आखिरी देग है, उसे देग पे ध्यान देना चाहिए। तो मौजूदा अब जब PDM की सियासत जोर पकड़ चुकी है तो आप क्या समझते हैं कि चौधरी के ज़हन में कामा है या कामे के ज़हन में चौधरी आ चुका है? सॉरी जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, मैं असेंबली के अंदर जब बात करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरी माँ बोली में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद पंजाबी बोलना जो है वो बेइज्जती है, अनपढ़ और जाहिल लोगों का काम है। हालांकि मैं समझता हूं कि पंजाबी जो है वो बड़ी मुश्किल ज़बान है जी, लिखने में भी और बोलने में भी। तो ये कोई इतने अनपढ़ लोगों का काम नहीं है, ये हमारी माँ बोली है और हमें फख्र है कि हम पंजाबी हैं और पंजाब की ज़बान में बात करते हैं। जो मेरे वहाँ पे मिसालें होती हैं वो मेरी मिसालें होती हैं, कोई लतीफ़ा नहीं होता जी। वो मैं उन्हें बता रहा होता हूँ जो हमारे सारे आबाओ अजदाद और हमारा एक पंजाब का कल्चर है कि उन्होंने जब भी बात करनी तो वो कोई ना कोई हवाला देकर करनी कि वो इंज होया सी ते ए होया ते ए। इस गामा और चौधरी वाला जो मसला है, तो ये भी एक मिसाल थी जो मैंने दी और लोगों ने उसको ये समझ लिया, या मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने ये समझ लिया कि शायद ये लतीफ़े सुनाता है। हालांकि मैं ना कोई लतीफ़े सुनाता हूँ, वो हकीकत होती है और अवाम की वो जो हसन साहब, पंजाबी में तो बड़ा मीठी ज़बान है और इसमें तो मनाना होता है, एक दूसरे को सुलह होती है और जंग नहीं होती, लेकिन आप तो जंग की तरफ जा रहे हैं। नहीं देखें जी, जंग जब किसी के गले पड़ जाए ना जी तो वो फिर वो जारियत नहीं होती जी, वो तो अपना दिफा होता है। हम तो अपना दिफा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बता दें, आपने भी इस्तीफ़ा दे दिया, गिलानी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये हदायत आ गई अब इस्तीफ़ा कोई ना दे, हमारी आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फ़ैसला होगा
उसके बाद देंगे। जी। तो ये क्यों ऐसा, पहले आपको इतला नहीं थी? नहीं, इतला थी और अब भी हमने अपनी पार्टी को दिया है इस्तीफा कि वो जिस टाइम जी चाहे स्पीकर को दे दें। आप देखें ना जी, हमारे मुल्क में नजरियाती सियासत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास अब जो सियासत है वो कमर्शलाइज होती जा रही है। इलेक्शंस जो है वो पैसों के बलबूते पे लड़े जाते हैं, इलेक्टेबल्स ढूंढे जाते हैं, देखा जाता है कि इस बंदे की कोई ज़ात बिरादरी क्या है, इलाके में ये जीत सकता है नहीं जीत सकता, इसके पास पैसा कितना है। ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि नजरियाती सियासत के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सियासत की थी, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद सियासत की रखी थी, उसमें तो आम आदमी भी मेंबर बन सकता था, लेकिन आज वो नहीं है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टियां जो हैं वो मजबूत हों, सियासी कल्चर मजबूत हो, सियासी रिवायात मजबूत हों, और ये जो लोटाइज्म है और लोग अपनी सियासी वफादारियां बदलते हैं, ये सियासी वफादारियां बदलना छोड़ दें। अगर हम जमाती बुनियादों पे इस मुल्क में इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक आम आदमी भी लड़ सकेगा, फिर इलेक्टेबल्स ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मुर्तज़ा साहब, आप नजरियाती कारकुन रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कई दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही साथ हैं, तो अपनी माँ बोली में मौजूदा सूरत हाल में आप मिसाल क्या देंगे? एक वो वक्त था कि जब सिर्फ हुकूमत की जबान पर अपोजिशन का सिर्फ नाम था और हदफ तनकीद बनाया जाता था। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ अपोजिशन की जुबान पर हुकूमत है और उन्हें हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। मिसाल क्या होगी इसमें और उसका हल क्या होगा? सर, गुजारिश ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो नाअक्बत अंदेश हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है, वो सियासतदान हैं नहीं, बेसिकली उन्हें बना दिया गया सियासतदान। पंजाबी च इन्हू आंदे ने कि इन्होंने 100 लित्र भी खाना है तो 100 वसल भी खाना है। इन्होंने अखीर ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ है ਜਿਹੜੀ हमेशा ਹੁੰਦੀ आई है। सर, अगर तुसी माजी वेख लो तो तुसी वेखोगे जमालिया अपने आप ਨੂੰ बहुत मजबूत आखदा सी और आखिरी रात उनका एक टीवी इंटरव्यू सी जिंदे च उन्हें कही मेरी हुकूमत कित्थे जाण वाली नहीं है, बड़ी मजबूत हुकूमत है और मैं अपना टाइम पूरा करांगा तो सुबह नहीं सी। अच्छा हसन साहब, ये बता दें मुझे, आप समझते हैं कि इस्तीफे हो जाएंगे? देखें जी, इस्तीफा हमने लेना है, इस्तीफा देना नहीं है। हमने इस्तीफे लेने का जो सफर है, जो मंजिल है, उस तक पहुंचने में अगर कहीं हमें इस्तीफा देना पड़ा तो हम वो ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप इस्तीफा लेने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे, तो फिर ये देने वाला सब ड्रामा है? सर, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि आप दो चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं ना जी। मैंने एक चीज आपको बताई है कि हमारा इस्तीफा अपनी क़यादत को देना वो उस क़यादत पर एतमाद का इजहार है और उन्हें ये इख्तियार दिया है कि हम लोटे नहीं हैं, आप जो फैसला करेंगे हम उसके पाबंद हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर जीत के आए हैं, हम ये कतन हक नहीं रखते कि हम अपनी सियासी वफादारियां इस स्टेज पे आके बदल लें। वो इस चीज का जवाब था। चले एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, बतौर वजीर आजम मौलाना फजल रहमान को कबूल करेंगे? देखिए जी, जो अक्सरियत से आएगा पीडीएम में ये कतन कोई नहीं है कि मौलाना साहब बनेंगे, मरियम बीबी बनेंगे, बिलावल साहब बनेंगे। पीडीएम है, उसमें जो पार्टी भी, हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पीडीएम का कोई इत्तेहाद बनता है तो उसमें जो भी कैंडिडेट कंसेंसस के साथ होगा, मुत्तफिका होगा। यानी आपकी नजर में पीडीएम का इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? सियासत में कोई चीज भी बईद नहीं है जी। सियासत के अंदर डायलॉग हो सकते हैं, सियासत के अंदर आप मशावरत कर सकते हैं, सियासत के अंदर आप, ये तो कोई नहीं है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी अपने कारकुन जो दो थे, अपने सियासी रहनुमा थे, राजा परवेज अशरफ साहब और गिलानी साहब, उनको उन्होंने वजीर आजम बनाया। तो फिर नेशनल डायलॉग कर लें हुकूमत से नेशनल डायलॉग करने में क्या दिक्कत है? देखें जी, गुजारिश ये है कि हमने कई दफा हुकूमत को ये ऑफर की कि हम इकोनॉमी पे बैठ के बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ दीगर मसाइल जो हैं मुल्की उन पे करना चाहते हैं, हम खारजा पॉलिसी पे करना चाहते हैं, हम दाखिला पॉलिसी पे करना चाहते हैं, हम लेबर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, हर इशू और पॉलिसी पर हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। आखिरी सवाल का एक जवाब दे दीजिएगा सर मुर्तज़ा साहब, लॉन्ग मार्च कब करने जा रहे हैं और क्या लॉन्ग मार्च लाहौर से होगा, पेशावर से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? 13 दिसंबर के जलसे के बाद इसका डिसाइड होगा
कि हमने लॉन्ग मार्च करना है या एहतजाजी तहरीक चलानी है या जेल भरो तहरीक चलानी है, उसमें जो डिसीजन होंगे उसके मुताबिक हम करेंगे। इन 13 दिसंबर के जलसे के बाद यह फैसला किया जाएगा कि अगला ऑप्शन क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन काफी सारे, इस्तेमाल क्या किया जाता है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। सलमान शहबाज के बाद जो है बेनामी जायदाद और जाली अकाउंट्स के बाद एक और बड़ा माफिया बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की तारीख के मेगा स्कैंडल, 300 अरब रुपए का यह स्कैंडल है। इसकी करप्शन करने वाले कौन है, पंजाब में उनका क्या काम है, पंजाब में किन इदारों से वो बस्ता है, ये राणा साहब से जानेंगे। राणा साहब, पंजाब का कौन सा इदारा है जिसमें 2 नंबरी होती है, और 2 नंबरी होती है तो किस तरीके से होती है, फिर पकड़े क्यों नहीं जाते? देखें यासर, ये आज हम एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने लेकर आ रहे हैं कि 300 अरब, अभी किसी सियासतदान ने इतनी बड़ी करप्शन मेरा ख्याल नहीं की। और यह 300 अरब की करप्शन कुछ एक्साइज के लोग हैं, निचला तबका, ऊपर वाला नहीं, कुछ नीचे एक्साइज के लोग हैं, और एक टिकटॉकर बड़ा मारूफ है, सोशल मीडिया पे बड़ा हिट है, एक वो है। एंटी करप्शन पंजाब ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होती है? CTD से। आपको याद होगा कि एक बम धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, जिसमें कुछ लोग भी मरते हैं सगियां बुल के पास। उसमें एक गाड़ी इस्तेमाल होती है FB113 ITA-14454, ये चेसिस नंबर है गाड़ी का। जब इस गाड़ी के ब्लास्ट होता है, चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि यह गाड़ी ही जाली है, 2 नंबर गाड़ी। बड़ा तगोदोड़ के बाद कुछ एक्साइज के लोगों को पकड़ा जाता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो पता चलता है कि जनाब एक बहुत बड़ा माफिया है जो असास दायरे के भी जाली कागज बनाता है, जो मुख्तलिफ काम करता है। और उस माफिया ने अब तक जो सूरत हाल थी, उस माफिया ने 30,000 गाड़ियाँ, या सर 30,000 गाड़ियाँ उस माफिया ने अभी तक 2 नंबर बना के, खुरम गुज्जर उसका सरगना बताया जाता है, और उसके फ्रंट में जिनकी तस्वीर हम सामने आपको नंबर प्लेट, चेसिस नंबर, सब हर चीज। और ये जो आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, मजे वाली बात यह है कि जिस तरह आपने सुना था ना, फलूदे वाले के अकाउंट से इतने पैसे निकले, आपने सुना जनाब दही बल्ले वाले के अकाउंट से इतने निकले, स्क्रैप वाले के अकाउंट से इतने निकले। तो ये जो 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, इनमें से एक का नाम जो है एक कसवर अब्बास है और एक का नाम अर्जी शाह है। ये दोनों के पास अपनी जायदाद मेरा ख्याल 5 लाख भी नहीं है। और एक जो इनमें से जो एक है, ये किसका कहा जा रहा है, ये खुरम गुज्जर के फ्रंट मैन है। और इनमें से एक जो है शख्स, उसने 2020 से 2015 से 2018 तक इन लोगों ने 7,013 गाड़ियां ऑक्शन वोचर पर जाली तरीके से करवाई। और उसके बाद इनमें से एक शख्स जो है वो 1290 गाड़ियां, एक के नाम है जो कसवर अब्बास है, इसके नाम पर 1290 गाड़ियां हैं, 1290। और जो दूसरा है वो स्टाम्प फरोश है, अली अर्शी शाह, इसके नाम पर 996 गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं। यानी एक दोनों का अगर देखा जाए तो 50 अरब से जायद की गाड़ियां इनके नाम मौजूद हैं। जब इनसे इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये कहते हैं जनाब हमारे पास तो अपनी मोटरसाइकिल नहीं है, आपने हमारे पास इतनी गाड़ियां हमारे नाम से किस तरह रजिस्टर्ड हुई? तो ये एक जब इस पे इन्वेस्टिगेशन जो गौहर नफीस है DG एंटी करप्शन, ये चूंकि तस्वीरें पहली दफ़ा हम सामने लाए हैं उन लोगों की जिन्होंने ये जिनके नाम से ये गाड़ियाँ आई जिस तरीके से निकली। गौहर नफीस जो है DG एंटी करप्शन, ये इस पर जब ज़्यादा हाथ डालते हैं तो मज़े वाली बात है, इतनी तगड़ी सिफारिशें आती हैं, इतनी तगड़ी सिफारिशें आती हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। मीडिया से तलक रखने वाली बड़ी बासर शख्सियात, अरकान असम्बली, बड़े बड़े तगड़े फनकार, बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात इसमें आ जाती हैं सिफारिश के लेकर। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि पाकिस्तान की तारीख का किसी अदारों के अंदर और प्राइवेट जो लोग बैठे हैं सियासतदानों से बड़ा स्कैंडल है कि 300 अरब रुपया का फ्रॉड हुआ है। 300 अरब का कौमी खजाने को। एंटी करप्शन से ही एक और मुकदमा दायर करने की सिफारिश की गई है और हिदायत जारी की सेशन कोर्ट से। कोई 5-7 नहीं, कोई 50-60 नहीं, 123 एकड़ की ज़मीन है। वन्ने की ताड़ हाफजाबाद का वाक़या है। 123 एकड़ की ज़मीन है जो दूसरों के नाम मुंतकिल कर दी गई, मावराए अदालत जिसे सेटलमेंट कह सकते हैं। आप पैसे लिए और दूसरे के नाम मुंतकिल कर दिया। उसकी सिफारिश की सेशन कोर्ट ने कहा मुकदमा दर्ज करें और इंक्वायरी करके गिरफ्तार करें। DC हाफजाबाद है और उनके साथ साथ सीनियर मेंबर है रेवेन्यू बोर्ड के। तो ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या अपनी जो सीट का नाजायज इस्तेमाल है, ये कब खत्म होगा? ये पूरा ये देखें या सर, इस माशरे में चीज़ों को ख़त्म होते टाइम लगेगा।
एक टाइम मान लेना कितनी देर से खराबी चल रही थी। डीजी एंटी करप्शन कौन होता था? वो होता था जो सियासी लोगों का, जिनको आशीर्वाद होती थी सियासी लोगों की, यही लोग होते थे ना। अब आगे इस मौजूदा हालात में कुछ तेजी हुई है, बड़े बड़े तगड़े लोगों पे हाथ पर है, और मुझे यकीन है कि अगर गई है ये तो गौर नफीस इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब इस पर अमल ज़रूर होगा। देखिए जिस बड़े गैंग को इन्होंने पकड़ा है, जितने बड़े गैंग पकड़े गए हैं, उसके बाद ये तो बड़ा छोटा सा मामला, लेकिन हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। आम आदमी कब तक, कहाँ तक बेचारा इसी तरह अपना वक्त गुजारेगा? इंसाफ होना चाहिए और बिला तफरीक इंसाफ होना चाहिए। मुआशरे में अमन ही तब कायम होता है कि जब इंसाफ बिला तफरीक हो। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। शेख साहब, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, पार्टी में जमहूरी रवैया, जमहूरियत ही होनी चाहिए, और यही एक खुलासा है सबका। एक मैं जानना चाहता हूँ, जो हादसा है उसको हम क्यों नहीं करते? आपकी पार्टी में मुस्लिम लीग नून में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शाहिद हकान अब्बासी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बाद उनका नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर पूरी क़यादत जो है वो मरियम नवाज साहबा संभालती हैं। तो क्या ये जमहूरियत के खिलाफ नहीं? ये अब देखिए ना, देखिए ना, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है वो कर सकता है किसी जगह पे जाके जलसा कर, वो कोई अभी कहाँ ऑफिशियल कोई क़यादत की बात हुई। हमारे प्रेसिडेंट हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारे सुप्रीम लीडर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब बात सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब शाहिद हकान अब्बासी हैं, सारे हमारे मौजूद हैं। और अभी फैसला कोई ये फॉर्मल फैसला नहीं हुआ। जलसों में किसी का एड्रेस करना वो तो अपनी जगह पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो आना चाहिए, इसमें किसी को इख्तलाफ राय नहीं है। लेकिन जहां फैसले होंगे, फैसलों में लाजमी तौर पे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुल्क के मफाद को मद्देनजर रखते हुए और हमारे अपने जो आपकी नजर से कुछ चीज गुजारना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि शेख साहब देख भी लें। शेख साहब, बीडीएम के इजलास जो कल भी हुआ उसमें सरबराहों को बुलाया गया, सरबराही इजलास था, परसों भी हुआ, तो ज़रा उसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें मरियम साहिबा जो वो बैठी हैं, फैसले मरियम साहिबा कर रही हैं, बाकी नायब सदर नहीं कर रहे। वो ज़रा अगर आप गौर करें, आपने कल भी देखा होगा। जी शेख साहब। जी तो जी आपका अगर देखें ना, वो बैठ के वहाँ बात करें तो ये कोई ऑफिशियल फैसले तो नहीं है ना। हमारी पार्टी का तो एक पूरा एक हम ये कह सकते हैं कि मरियम साहिबा ऑफिशियल नहीं बैठी, हम ये कह सकते हैं कि मरियम साहिबा वैसे बैठी हैं, पार्टी की तरफ से नहीं बैठी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। या तो पार्टी की वो कोई इलेक्ट हो जाएं, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाएं, उसमें तो कोई शक नहीं। वो आए ना पार्टी में, पार्टी की कोई ऑफिस बेरर, तो ऑलरेडी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस हैसियत से बैठी हैं वो। ठीक है, अगर सब ने उनको अथोराइज, तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि हमारी पार्टी ने उनको इस तरह अथोराइज किया हो, एटलीस्ट मेरे ये नॉलेज में नहीं है। यानी आपकी नॉलेज में नहीं है कि पार्टी ने उन्हें अथोराइज इस तरीके से किया हो कि बतौर सरबराह वो किसी इजलास में बैठे। आज मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से यह कहा गया कि NRO हमसे मांगा जा रहा है। पहले जब वजीर आजम की जानिब से यह कहा जाता रहा तो इनकी जानिब से डिनाई किया जाता रहा कि अगर सबूत है तो सामने लाएं। तो फिर मरियम नवाज साहिबा के पास भी सबूत होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा का क्या कहना था, पहले वो देख। अल्लाह ताला ये बात किसी पे ना लाए। एक इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो 2.5 साल से ये कहता रहा मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। आज पूरी दुनिया देख रही है, कल के टीवी स्क्रीन आप देख लें, आज के अखबारों की सुपर लीड्स आप देख लें, वो बंदा ऑपोजिशन से, मुस्लिम लीग नून से और PDM से हाथ जोड़ के NRO मांग रहा है। अल्लाह ताला ये जिल्लत किसी को ना दिखाए, अल्लाह ताला ये दिन किसी को ना दिखाए कि वो हाथ जोड़कर हमसे NRO मांग रहा है। अंसारी साहब, समझते हैं कि क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान जो है, या मौजूदा वफाकी हुकूमत, या कोई एक छोटा वजीर भी ऑपोजिशन से NRO मांग रहा हो? ये बड़ी अहम बात है जो मरियम साहिबा ने की है। मैं भी अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांगता हूँ कि 35 साल मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो हमें ये सबक पढ़ाती रही कि जुल्फ़कार अली भट्टो जो है वो मुल्क दुश्मन है। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के बारे में इन्होंने नाज़ेबा कलमात कहे, उनके मुख्तलिफ़ पोस्टर प्रिंट करवा के उन्होंने छपवाए। फिर आसिफ ज़रदारी के बारे में हमें ये पढ़ाते रहे कि ये ज़रदारी जो है ये बीमारी है, इसने बिजली की तारों से हमारी बिजली खींच ली है, जो हमारी गैस के पाइपलाइनें हैं वहाँ से इसने गैस खींच ली है। तो 35 साल हमें ये दर्स देते रहे।
तो मेरे दिलो दिमाग में तो वो बात सरायत कर चुकी है, वो मेरे दिलो दिमाग से वो बात बैठ नहीं रही कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क दुश्मन पार्टी है। तो अल्लाह ये दिन किसी को न दिखाए जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से तरले मिन्नतें करके जरदारी के पाँव पड़ रही हैं। एक वक्त था कि वो मोहतरमा बेनज़ीर को बट्टो मारने के लिए तैयार नहीं थे। ये अल्लाह की शान है कि आज वो बिलावल को भी बट्टो मारने पर तैयार हैं। तो ये अल्लाह ताला ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। चलिए अंसारी साहब, ये उनके मामलात हैं, हम उसमें आएंगे। हम ये बताएं मुझे कि क्या आपके मज़ीद कोई अरकान बढ़े हैं? जिस दिन से आप लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया कि जी आप मुहिब्बे वतन ग्रुप कह लें या जो भी कह लें, उसके बाद 5-6 नज़र आए हैं, कोई और राब्ते हुए हैं? अगर इस्तीफ़े वाकई आ जाते हैं, पार्टी फैसला कर लेती है, तो कितने लोग हैं जो इस्तीफ़े नहीं देंगे? राना साहब, ये बात बिल्कुल मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम 5 लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ तादाद वैसे बता दे कितनी है? वो अच्छी खासी तादाद है। अच्छी खासी का 300 है। अंसारी साहब तादाद बता भी दिया करें हर प्रोग्राम में। बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि आप देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि इस्तीफ़े दे दें। अभी उस तरह से कोई इस्तीफ़े नहीं आ रहे। ये मेरी बात की ये चीज़ जो है मेरी बात की जो है वो तायद कर रही है कि लोग हमारे साथ शामिल हैं। वो जो दीगर MPAs MNA साहबान हैं वो भी मुल्क और कौम से प्यार करने वाले हैं। अंदाज़न गिनती में 50, 60, 15, 20 कितने हैं? इन लोगों की तवक्कुआत से भी ज़्यादा लोग हैं जो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तादाद होती है ना। मैं आपको बताता हूं, आप इस्तीफे दें, आप और आपके दोस्त इस्तीफे दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ना मैं इस्तीफा दूंगा, ना मेरे साथ दीगर जो दोस्त हैं वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि हम मुल्क और कौम से प्यार करने वाले हैं। शेख साहब आपकी तरफ आते हैं, लोग नहीं है। आप क्या समझती हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए या इस्तीफे देकर सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए? जी, पार्लियामेंट को चलना चाहिए। हमारे मुल्क में इस वक्त टसल ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, हम बहुत नीचे जा रहे हैं, हमारी इकानमी बहुत नीचे जा रही है और हमारे जो हालात हैं ना, इस तरह दोनों फ्रीकैन को, यानी हमारी पार्टी को भी, और सबसे ज़्यादा तो ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि अगर मुल्क नहीं चलेगा उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर आता है कि इनिशिएटिव लें। पहले दिन से ही उन्होंने ललकारना शुरू किया हमें, अपोजिशन को। वो हर बार ऐसे अलकाब से याद करते हैं जो कि नाजेबा हैं, और खामखा बजाय कि वो कोई मिल बैठ के काम करें, मुल्क आगे बढ़े। हमारा मुल्क, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं, बड़ी अहम मिसाल देना चाह रहा हूं। आप एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, का बजट मैं शेख साहब एक सवाल कि आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर क्या समझते हैं, PDM बनने से सियासी जमातों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अंसारी साहब भी आप ही की जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनके नजरियात आपके सामने हैं। JUIFA की बात कर लें, हाफिज हुसैन अहमद साहब भी इसी मौजूदा सूरत हाल में साइडलाइन कर दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, एतजाज एहसन साहब भी मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि PDM के बन जाने से अंदरूनी तौर पर हर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा? सबसे पहले तो जी मैं वादे कर दूं कि मैं अपनी पार्टी के जो भी कंसेंसस से फैसला मिलजुल के होगा मैं उसका पाबंद हूं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं अपनी पार्टी और अपने हल्के के जो लोगों की राय है, लेकिन मैं जो एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ, ये जो इन्होंने मेस किया है ना, हुकूमत ने जो मुल्क की जो खाना खराबी की है, यानी हमारे वक्त में हम ये कहते हैं फौज हमारे साथ है एक ही पेज पे, वो रह सकती नहीं है। बड़ी अहम बात है, जरा तवज्जो कीजिएगा। हमने इनको दिया एग्जैक्टली $11 बिलियन, $11.5 बिलियन का बजट था 2018 में, और जब ये इंडिया का उस वक्त था 66 बिलियन, यानी पाकिस्तान से 5.25 गुना ज्यादा था। अभी वो बढ़ के, यानी इंडिया का बढ़ गया है, और हमारा डिफेंस का बजट, क्योंकि इनसे संभल नहीं रही, इनके पास रेवेन्यू नहीं हासिल हो रहा, इनके पास कोई ना कोई अखराजात बढ़ गए। एक आखिरी सवाल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। शेख साहब एक तो आखिरी ये सवाल, इन्होंने कम अभी बस एक लफ्ज आप कीजिएगा सवाल। इंडिया का इस वक्त डिफेंस का बजट 7 गुना हो गया पाकिस्तान से, और ये कैसे उनको जो है कितनी कुर्बानियां देंगी। हमारे शहीद जो शहीद हो रहे हैं, आज भी इंडिया ने देखा आपने कि हमारे 2 शहीद हो गए, तो ये किस तरह। शेख साहब यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो अंसारी साहब भी कह रहे हैं, यही तो सारी कौम कह रही है कि जो लोग शहीद होते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, उन पर सियासी लोगों को बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। यही आपका भी पॉइंट है, यही हमारा भी है। शेख साहब एक आखिरी सवाल जिसका जवाब दे दीजिएगा। अगर आपके हल्के की आवाम कहती है कि आप अभी हिदमत का जज्बा जारी रखें और इस्तीफ़ा ना दें, पार्टी कहती है इस्तीफ़ा दे दें, तो किसकी बात सुनेंगे?
अगर मेरे हल्के के अवाम मुझे कहते हैं तो मैं ये बात अपनी पार्टी की मीटिंग में डिस्कस करूंगा और कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। और मैं समझता हूँ दूसरे लोग जो हल्कों के भी नुमाइंदे हैं, देखिए एमएनए जो होता है ना, एक तो पार्टी का नुमाइंदा होता है, एक अवाम का जिन्होंने वोट दिए होते हैं उनका नुमाइंदा होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों के जज्बात आपस में टैली करें। यही बातें तो हमने पार्टी में डिस्कस करनी है। उसके बाद थ्रेड बेयर डिस्कस हो गए सारे मामलात को, और मुल्क को देखते हुए, मुल्क इस वक्त मुतअम्मिल नहीं हो सकता हम तसल्ली लेते रहे। मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइडों को एक कदम पीछे आपकी तरफ आऊंगा। मसले एक बता दें मुझे, 50, 60, 70 कोई तादाद बता दें, 100 के करीब है। राना साहब, अब वो कहते हैं कि मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है, तो वक़्त आन पहुंचा है, चीज़ें सामने आ जाएंगी जब वो लोग जो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, जो मुल्क और कौम के अंदर जो है वो इत्तफाक व इत्तेहाद देखना चाहते हैं। अगर सब लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं और आप 6 रह जाते हैं तो फिर आप भी दे देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात तो फ़र्ज़ करके करना भी गुनाह है, क्योंकि मुझे पता है MPA साहबान मेरे साथ राब्ते में हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम गपशप करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और अल्लाह के फजल करम से वो तादाद एक अच्छी खासी है। बताएगा कि इस वक्त तादाद कौन सी ज़्यादा है, नज़रियात किसके हावी हैं, अवाम किसके साथ हैं, वोटर्स का एतमाद भी बहाल रखना है और पार्टी क़यादत को भी राम करना है, मुल्क कौम की खुशहाली भी देखनी है। वक्त वाज़े कर पाएगा कि कौन उसूलों पर गामजन है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब और अशरफ अंसारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।